Today we will discuss rule number 10, specification in Public Procurement Rules 2004. पिपरा ने 2021 में इस रूल को तब्दील किया। इससे पहले ये रूल थोड़ा डिफरेंट तरीके से था और 2021 में एक एसआरओ के तहत इस रूल को तब्दील किया गया। इस रूल के कुल 5 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. Rule number 10(1) says that procuring agency shall allow widest possible competition by defining such specification that shall not favor any single contractor or supplier nor put others at disadvantage. ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की लायबिलिटी है कि वो वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन को अलाउ करेगी और इस तरह की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेगी कि वो किसी सिंगल कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को फेवर ना करे। इसमें वर्ड शेल यूज हुआ है। Rule number 10(2) says that any terms, specifications, standards, features, characteristics and requirements prescribing the technical and quality characteristics shall be generic in nature and shall not include reference to brand name, model number, catalog number, name of country, name of origin and similar classification. अच्छा, इस रूल नंबर 10(2) में ये क्लियर कट कहा गया है कि भाई स्पेसिफिकेशन में, स्टैंडर्ड्स में, फीचर्स में, करेक्टरिस्टिक या किसी रिक्वायरमेंट में कोई भी ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, कैटलॉग नंबर, नेम ऑफ कंट्री, ओरिजिन और कोई इस तरह की क्लासिफिकेशन डिफाइन नहीं होंगी। ये तमाम चीज़ें जेनरिक इन नेचर होंगी। रूल नंबर 10(3) says that if procuring agency is convinced that the reference to brand name, catalog number is essential to complete otherwise incomplete specification and no other precise and understandable way of describing the characteristics of goods, works and services is provided. ये रूल नंबर 3 एक एक्सेप्शन दे रहा है एम्प्लॉयर को कि अगर वो कन्विंस्ड है कि ब्रांड नेम और कैटलॉग नंबर ज़रूरी हैं स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए और इसके अलावा कोई दूसरा प्रिसाइज और अंडरस्टैंडेबल वे मौजूद नहीं है जिसके तहत गुड्स, वर्क्स और सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जा सके, दी वर्ड्स और इक्विवेलेंट शैल बी यूज्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन इन राइटिंग। तो वर्ड और इक्विवेलेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि और इक्विवेलेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा इन राइटिंग में। सेकंड ये चीज़ देखने की है कि देयर इन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये जस्टिफिकेशन हमें BOQ में लिखनी है, स्पेसिफिकेशन में लिखनी है या टेंडर डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट बनाना है, या हमें ये स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन के तहत हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है कि हमें और इक्विवेलेंट का जो और इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने हैं। The procuring agency shall be responsible to define parameters of equivalence for all participants to ensure transparency. एक चीज़ और ज़रूरी है, एक तो ये है कि भाई आप और इक्विवेलेंट जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन राइटिंग में आप देंगे। इसके अलावा कोई इक्विवेलेंसी पैरामीटर्स भी डिफाइन करेंगे फॉर बिडर्स के लिए ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोट करने की है कि इस क्लास में 10(3) जो क्लास रूल है वो ब्रांड नेम और कैटलॉग नंबर का सिर्फ जिक्र हुआ है, वेयरएज जो क्लास 10(2) हमने अभी पहले डिस्कस की थी उसमें 6 चीज़ें थीं जिसमें ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, कैटलॉग नंबर, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ ओरिजिन और इसी तरह की दूसरी सिमिलर क्लासिफिकेशन का उसमें तस्करा था। लेकिन 10(3) जो एक्सेप्शन रूल है उसमें सिर्फ ब्रांड नेम और कैटलॉग नंबर का जिक्र हुआ है। In simple way or equivalent shall be used
if reference to brand name or catalog number is essential to complete specification. Second, no other alternate or precise way of describing characteristic is provided. However, specific justification is required to be recorded in writing therein, and the parameters of equivalence shall be provided. और इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया जाएगा उस वक्त जब ब्रांड नेम और कैटलॉग नंबर ज़रूरी हैं टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है जिससे करेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकें। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड की जाएगी और इक्विवेलेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, इक्विवेलेंस पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। रूल नंबर 10(4) डील करता है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स को। दिस रूल सेज दैट टेंडर डॉक्यूमेंट्स, टेंडर नोटिस एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन made available to participants shall specify that asset is to be sold on as is or where is basis and shall disclaim liability after sales. तो जब कभी भी आप डिस्पोजल का टेंडर फ्लूट करें, उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर नोटिस या किसी और इंफॉर्मेशन में जो आप बिडर्स को दें, उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ हो कि एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पर ये एसेट जो है वो सोल्ड हो रहे हैं, और सेल के बाद कोई लायबिलिटी नहीं होगी एम्प्लॉयर की। रूल नंबर 5 भी डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स को डील करता है। ये कहता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल गिव फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। यानी रूल नंबर 4 में हमने लिखा है कि एज इज वेयर इज बेसिस हमने लिखना है, लेकिन इसके अलावा भी प्रोक्योरिंग एजेंसी की ये लायबिलिटी है कि फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देगी उन एसेट्स का जो कि डिस्पोज होने हैं। वर्ड शैल यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये लाजमी है प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए।